गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ज्योग्राफी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और जो बेसिक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने इसके दो टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वोल्केनो चल रहा है, इसके भी कुछ पार्ट्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था वोल्केनो एंड वोल्केनिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड मेजर पार्ट ऑफ वोल्केनो एंड द कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड द पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और द मटेरियल्स व्हिच कम्स आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। मींस वो सभी पदार्थ जो कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आते हैं, उन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, मतलब जो ज्वालामुखी है उसके कुछ न कुछ प्रकार पाए जाते हैं। हमने देखा था कि ये जो प्रकार है वो अलग अलग बेसिस पर पाए जाते हैं। पहला जो इसका बेस था एक्टिविटी बेस्ड, वो हमने स्टडी कर लिया था। मतलब सक्रियता के आधार पर वोल्केनो को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उसमें हमने देखा था कि 3 विभाजन किए गए थे। पहला था एक्टिव वोल्केनो, उसके बाद में था डोरमेंट वोल्केनो और उसके बाद में था एक्सटिंक्ट वोल्केनो। यहां से वोल्केनो का हमने पूरा लाइफ साइकिल जो है वो देख लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो ही करेंगे, बट उसका जो बेस होगा वो होगा स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। इसका क्या अभिप्राय है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन के बाद में, ज्वालामुखी उद्गार के बाद में अर्थ सरफेस के ऊपर किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, उस आधार पर क्या है ज्वालामुखी का विभाजन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद में अगर किसी शील्ड टाइप ऑफ माउंटेन का निर्माण हो जाता है, तब उसे शील्ड वोल्केनो की कैटेगरी में डाला जाता है। सबसे पहले क्या है कि इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। शील्ड वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो जैसे कि क्या है कि वॉरियर की शील्ड होती है। वॉरियर शील्ड को ग्राउंड पर रखा गया है, धरती पर अगर उसे रखा गया है तो जैसा हमें वो दिखाई देगा, उसी प्रकार से क्या है कि ज्वालामुखी के द्वारा शील्ड वोल्केनो का निर्माण होता है। वोल्केनो हमने देख लिया था, वो सारे के सारे फिजिकल लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं। देखिए इसकी शेप को मैंने आपको समझा दिया है कि इसकी जो शेप होगी वो शील्ड शेप में ये होगा। इसकी शेप में हमें कुछ और मुख्य बिंदु भी जानने होंगे, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो जेंटल स्लोप होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जेंटल स्लोप ड्यू टू रनी लावा। मतलब जो इसका ढाल बनेगा वो काफी स्टीप नहीं बनेगा, जेंटल स्लोप का निर्माण होगा, साधारण से ढाल का निर्माण होगा, जिसका जो एंगल है वो 2 से 10 डिग्री, 2 डिग्री टू 10 डिग्री तक होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं दैट दे आर द लेयर्स ऑफ द कूल्ड लावा, कि किस प्रकार से जो लेयर्स बनती हैं लावा की वजह से, लावा के ठंडा होने की वजह से उनको दिखाया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था जैसे क्या है कि एक वेंट होता है, मतलब एक छिद्र होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, वहां पर क्या है कि उसके नीचे क्रैक्स वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा जो है वो बाहर आता है। ओके, तो ये जो है वो मेन वेंट है। यहाँ पर मेन वेंट है ये वाला, जहां से क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। मीन्स यहाँ से, मतलब मैग्मा चैम्बर को हमने देखा था। मैग्मा चैम्बर क्या होता है, इट इज द रिजर्वोयर ऑफ मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के जो अंतरतम भाग है उसमें मैग्मा का जो भंडार है उसे मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इस मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, अर्थ सरफेस पर आने का प्रयास करता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की जो गैसेस हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर स्टीम, जो कि ग्राउंड वाटर के मैग्मा के साथ संपर्क में आने से बन गई है, वो प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से वो मैग्मा ऊपर उठता है। दूसरी ओर क्या है कि इस मैग्मा का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, कन्वेक्शन करंट्स उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स के सहारे मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है। जहां से वो मैग्मा ऊपर उठता है उसे वोल्केनिक चिमनी या फिर कंडुइट बोला जाता है। इस तरह से इस इमेज में आपको ये सब दिखा रखा है कि मैग्मा चैम्बर से किस प्रकार से मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, कंडुइट्स होते हुए क्या है कि वो ऊपर जाता है, और यहाँ पर क्या है कि किसी वेंट या छिद्र में से वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। अब यहाँ पर आकर के क्या है कि वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग संरचना का निर्माण क्यों करता है, ये डिपेंड करता है आपका उस मैग्मा के ऊपर, उस मैग्मा के कंपोजिशन के ऊपर। मींस मैग्मा में सिलिका की मात्रा कितनी है,
वो कम है, वो ज्यादा है, इसी आधार पर क्या है कि अलग अलग प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या है कि जो लावा होता है वो बेसाल्टिक लावा होता है। हमने लावा का डिस्कशन कर लिया था। मेन क्या है कि दो पार्ट्स उसके हमने डिस्कस किए थे, एक था एसिडिक लावा और दूसरा था बेसिक लावा या फिर बेसाल्टिक लावा। जो एसिडिक लावा था उसके अंदर सिलिका की मात्रा 75% तक थी, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा थी, उसकी थिकनेस ज्यादा थी। इसी वजह से क्या है कि वो एक बहुत लंबे एरिया में ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो चिपचिपा ज्यादा था, वो गाढ़ा ज्यादा था। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ गया था, इस वजह से क्या है कि वो ठंडा हो रहा था साथ के साथ, और क्या है कि वो गाढ़ा था, इस वजह से वो लंबी दूरी तक तय नहीं कर पाया था। बट इसमें क्या है, बेसिक लावा यानी कि बेसाल्टिक लावा, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा जो है वो कम होती है। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो यानी कि उसका गाढ़ापन, उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी कम होगी। मतलब क्या है, वो एक बहुत ट्रेवल कर पाएगा थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत लंबे समय में, मतलब क्या है सॉलिडिफाई होने से पहले, जमने से पहले क्या है कि वो बहुत लंबे एरिया को कवर कर लेगा। इसी वजह से क्या है, जो एरिया होता है शील्ड वोल्केनो में वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो भी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 to 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है। बट जो थिक टाइप ऑफ वोल्केनो होता है, एसिडिक लावा होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो सिर्फ 15 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इस वजह से क्या है, बेसाल्टिक लावा की जो स्पीड है वो है 30 to 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये क्या है कि मैं कह रही हूँ कि बेसाल्टिक लावा है, बेसिक लावा है, मतलब कि थिन है, पतला है। इस वजह से क्या है कि इसकी जो विस्कोसिटी है, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है, इसका जो गाढ़ापन है वो भी कम होगा। इसी वजह से क्या है कि बहुत लंबी दूरी को तय कर लेगा सॉलिडिफाई होने से पहले। ओके, एफ्यूसिव नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शन। यहाँ पर एफ्यूसिव का मतलब हमने पहले जान लिया था कि जब वोल्केनिक इरप्शन क्वाइट होता है, शांत रूप से ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसे एफ्यूसिव टाइप ऑफ वोल्केनो बोला जाता है। अब इसमें एफ्यूसिव टाइप ऑफ वोल्केनो क्यों होता है ये, क्योंकि जो लावा है वो थिन होता है। इस वजह से क्या है कि उसकी विस्कोसिटी कम होती है, यानी कि उसका गाढ़ापन कम होता है, तो वो वेंट यानी कि इस वेंट पर वो जमता नहीं है, वो क्या है कि आसानी से बाहर निकल जाता है और आसानी से क्या है कि फ्लो करते हुए शील्ड का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस वजह से ये जमता नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं बनता है, ब्लॉकेज नहीं बनता है, तो इस वजह से आराम से क्या है कि लावा जो मैग्मा है बाहर आ जाता है और लावा का रूप ग्रहण कर लेता है। देखिए अब ये हमें कहां कहां पर मिलते हैं, हॉटस्पॉट रीजन्स। हॉटस्पॉट मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से रीजन होते हैं जहां पर क्या है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था हमने ये कि जो वोल्केनिक इरप्शन होंगे वो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होंगे जो कि वीक जोन्स ऑफ द क्रस्ट होंगे। मतलब क्रस्ट क्या है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो हर जगह पर समान रूप से कठोर नहीं है, कहीं कहीं पर क्या है कि उसके वीक पार्ट्स भी पाए जाते हैं। जहां पर उसके वीक पार्ट्स मिलेंगे वहां पर क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन की घटना होगी। ठीक है, जैसे कि क्या है, मेन प्लेट बाउंड्रीज पर हमें ये घटना देखने को मिलती है, यानी कि जहां पर प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है, जहां पर प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, वहां पर क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन की घटना हमें अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर जब अपने आप ही क्रैक्स का डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स दैट आर जनरेटिंग इन द लेयर मेंटल। ओके, तो उन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जब प्लेट्स मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या है कि क्रैक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। बट कहीं कहीं पर ऐसी जगह भी होती है जहां पर पूरी की पूरी प्लेट पाई जाती है, वहां पर क्या है कि नीचे से मेंटल प्लूम विकसित हो जाते हैं। मेंटल की हमने लेयर देखी थी, डी लेयर जो कि सबसे लास्ट की लेयर थी, सबसे मतलब निचली जो परत थी मेंटल की, उसे डी लेयर के नाम से जाना गया था, जो कि क्या है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के ऊपर थी और इसकी जो डेप्थ थी वो 410 से 660 किलोमीटर तक थी। अब क्या है, जब इसमें क्या है, ये जो कोर जो कि सबसे इंटरनल पार्ट पाया जाता है अर्थ का, उसका टेम्परेचर होता है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। वो क्या है, कोर एक हीट मतलब सोर्स के रूप में कार्य करती है, जिसकी वजह से जो मेंटल की डी लेयर है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाती है, पार्शियली मेल्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो रॉक्स हैं, जो कि पिघली हुई चट्टानें हैं, वो ऊपर उठती हैं
और जहां पर भी मतलब वो है मतलब वोल्केनिक इरप्शन के रूप में अर्थ सरफेस के ऊपर आती है तो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। अब ये वोल्केनिक इरप्शन ऐसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि प्लेट की बाउंड्रीज पर ही हो रहे हों, पूरी की पूरी प्लेट है। यहाँ पर अगर मेंटल प्लूम विकसित हो गया है तो इस पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होता है, जहां पर कि किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है। ये प्लेट्स जो है वो इस प्रकार से मूव करती रहती है, बट जो मेंटल प्लूम होता है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि हवाईयन आइलैंड का निर्माण हुआ है, जिसमें क्या है कि मोना लोआ, मोना की, किलायू, ये सब जो आइलैंड बने हुए हैं ये आपके शील्ड वोल्केनो के ही एग्जाम्पल है। शील्ड वोल्केनो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने जब सबसे पहले अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट को स्पेशली बताया गया था कि वो बेसाल्ट से निर्मित है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। बेसाल्ट जो कि अधिक भारी होता है और ग्रेनाइट एक लाइट मिनरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बेसाल्ट से निर्मित है यानी कि बेसिक लावा है, और बेसिक लावा मतलब जो है वो अधिक थिन होता है। इसी प्रकार से क्या है कि हवाईयन आइलैंड का निर्माण भी हुआ है। हवाईयन आइलैंड मतलब पैसिफिक प्लेट जो है वो इस तरीके से क्या है कि साउथ वेस्ट की नॉर्थ वेस्ट की साइड मूव कर रही है, और क्या है इस तरह से मतलब अलग अलग जगह पे माउंट आइलैंड्स का निर्माण होता जा रहा है। ये क्या है कि निरंतर ये घटना जो है वो निरंतर चलती जा रही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से कौन से हवाई आइलैंड जो है वो शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है। मेन यहाँ पर क्या है कि शील्ड वोल्केनो का ही निर्माण हो रहा है। ये जो आइलैंड है वो शील्ड वोल्केनो का ही एग्जाम्पल है, बट लोकली कुछ कुछ जगह पर क्या है कि कोनिकल माउंटेन्स का भी निर्माण हो गया है, बट मेन जो हवाईयन आइलैंड है उनको शील्ड वोल्केनो की कैटेगरी में ही डाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया हॉटस्पॉट को, हमने समझ लिया है अच्छे तरीके से। हॉटस्पॉट किसी न किसी प्लेट के ऊपर मतलब किसी न किसी प्लेट के नीचे भी विकसित हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्या है कि प्लेट बाउंड्री के नीचे ही विकसित हो। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जहां पर क्या है कि दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहां पर क्या है कि क्रैक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और उन क्रैक्स में से आसानी से क्या है कि लावा बाहर आ जाता है, जिस वजह से क्या है कि जो इरप्शन होता है, जो उद्गार होता है वो काफी विस्फोटक नहीं होता है, वो काफी शांत होता है। मतलब इतना शांत भी नहीं होता है, मतलब अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो शांत प्रकार के वोल्केनिक इरप्शन में आता है। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से अपने आप क्रैक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो मैग्मा है वो अपने आप क्या है कि बाहर आ रहा है। तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो या फिर हॉटस्पॉट रीजन हो। समझ लिया होगा आपने अच्छे तरीके से कि इसको एफ्यूसिव या नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये क्या है एफ्यूसिव टाइप ऑफ इरप्शन होता है, इसमें अधिक विस्फोट नहीं होता है। जब हम सबकी स्टडी कर लेंगे ना अलग अलग प्रकार की, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एफ्यूसिव और एक्सप्लोसिव के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्या है। ठीक है, चलिए हमारा शील्ड वोल्केनो मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद में हम इसके सेकंड टाइप पर आते हैं, दैट इज कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। कंपोजिट मतलब कंपोजिशन, मतलब ऐसे वोल्केनो का निर्माण जिसका अलग अलग मटेरियल से निर्माण हुआ है, इसीलिए क्या है इसे कंपोजिट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसे जो है स्ट्रेटोवोल्केनो, स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब क्या है कि लेयर बाय लेयर जमाव हो रहा है। देखिए मेन जो फैक्टर है जो इनको इफेक्ट कर रहा है वो है लावा, कि लावा की विस्कोसिटी यहाँ पर कम है, क्योंकि वो बेसाल्टिक लावा बेसिक लावा है, इस वजह से शील्ड वोल्केनो का निर्माण हो गया है। वो ज्यादा गाढ़ा नहीं है, वो गाढ़ा नहीं है, इस वजह से वो किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज का निर्माण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वेंट पर जम ही नहीं रहा है, वो बह रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। उसकी स्पीड क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो थिन है। बट यहाँ पर कंडीशन जो है वो दूसरी है, यहाँ पर जो लावा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब कि उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, मतलब कि वो एसिडिक लावा की कैटेगरी में आता है। जैसे कि क्या है कि रायोलाइट जो कि हाईली एसिडिक लावा होता है उसे बोला जाता है, उसका मतलब एक एग्जांपल है रायोलाइट लावा। ठीक है, तो इसकी क्या है कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो ये वेंट होता है यहाँ पर ये लावा जम जाता है। जमता है तो क्या है कि ये एक प्रकार के ब्लॉकेज का निर्माण कर देता है। बट अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट
में मैग्मा चैम्बर है वहां पर तो कन्वेक्शन करंट्स निरंतर उठ रही हैं, और मैग्मा तो क्या है कि बाहर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कौन लगा रहा है, वो सारी की सारी गैसेस जो कि अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती हैं, वो जो स्टीम है, जो भाप है, जो कि ग्राउंड वाटर से बन गई है, वो और उसका टेम्परेचर कम हो गया है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई है। ये सभी के सभी फैक्टर जो है वो मैग्मा को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं, और मैग्मा क्या है कि अर्थ सरफेस पर आने का प्रयास करता है। तो मैग्मा तो है वो बाहर आएगा, चाहे उसके सामने किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो ब्लॉकेज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जैसे एक टाइम में वोल्केनिक इरप्शन हुए तो मतलब क्या है कि एक ऐश की लेयर बन गई, बट उसके बाद में क्या है कि ब्लॉकेज बन गया। उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर से वो ब्लॉकेज टूटा, बिकॉज मैग्मा जो है वो प्रयास कर रहा है बाहर आने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जैसे कि दूसरी लेयर में पायरोक्लास्टिक मटेरियल थे, जैसे कि लैपिली थी और ब्रेशिया, स्कोरिया, ये सारे मटेरियल थे। ये क्या है, जैसे एकदम से मतलब वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके बाद में एक लेयर पायरोक्लास्टिक मटेरियल की बन गई। उसके बाद में क्या है कि फिर से ब्लॉकेज बन गया। फिर थर्ड इरप्शन हुआ जिसमें फिर से क्या है कि एशेज मतलब वोल्केनिक इरप्शन के टाइम बाहर आई, और फिर क्या है कि ऐश की लेयर का जमाव हो गया। मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं जो कि अलग अलग पायरोक्लास्टिक मटेरियल से, एशेज, लावा, डस्ट, इनसे बनी हुई होती है। अब क्या है, इसे एक्सप्लोजिव बोला गया है और इसे एफ्यूसिव बोला गया है, क्योंकि एफ्यूजिव मतलब शांत प्रकार का वोल्केनो, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स का डेवलपमेंट हो रहा है और जिसकी वजह से जो मैग्मा है वो आसानी से बाहर आ रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज का निर्माण हो रहा है। ब्लॉकेज का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लावा है वो ज्यादा गाढ़ा है, वो ज्यादा चिपचिपा है, इस वजह से क्या है कि वो जम जाता है वेंट के ऊपर। बट मैग्मा जब बाहर आने का प्रयास करता है तब वो ब्लॉकेज एकदम से टूटता है, और जिसकी वजह से जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, काफी विस्फोटक होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है कि इसे एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो की कैटेगरी में भी डाला जाता है। ओके, इसकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है। यहाँ पे हमने देख लिया था कि शेप कैसी थी, यहाँ पर हमने देखा जो शेप बन रही थी वो कैसी, शील्ड वोल्केनो की शेप, मतलब शील्ड टाइप वोल्केनो की शेप बन रही थी। बट यहाँ पर जो शेप कंपोजिट वोल्केनो में जो शेप बनेगी वो बनेगी कैसी, वो कोनिकल शेप बनेगी। कोनिकल शेप क्यों बनेगी, क्योंकि जो लावा है वो यहीं पर पाइल अप हो जाता है, वो ज्यादा बह नहीं पाता है। क्यों नहीं बह पाता है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उसका गाढ़ापन ज्यादा होता है, इस वजह से वो वेंट के पास ही जमा हो जाता है और एक कोनिकल माउंटेन का निर्माण कर देता है। ओके, अब ये जो वोल्केनो है वो कहां पर पाए जाते हैं, ये जो वोल्केनो है मेन कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होती है। देखिए इसमें मैंने दिखा रखा है कि किस प्रकार से ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है। ओशियनिक प्लेट क्या है, बेसाल्ट से बनी हुई है जो कि एक हैवी मिनरल है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है जो कि लाइट मिनरल है। इस वजह से भारी होने की वजह से ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, यहाँ पर ये सबडक्शन होता है, इस वजह से जैसे जैसे क्या है कि ये लेयर आपकी जैसे जैसे नीचे जाएगी तो एक ऐसे भाग में चली जाएगी जहां पर टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि ये जो प्लेट है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाएंगी और ये प्लेट मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि क्रैक्स का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इस वजह से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन की घटना होगी। तो ऐसे जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव टाइप होते हैं और इनसे जो है वो कोनिकल माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको एक कोन शेप में दिखा रखा है और इसकी क्या है कि अलग अलग लेयर्स बता रखी है कि एक प्रकार का इरप्शन हुआ, हो सकता है कि उसमें जो ऐश है, ऐश के डिपोजिशन की वजह से, जो वोल्केनिक ऐश की बात कर रही हूं मैं, तो ऐश के डिपोजिशन की वजह से एक लेयर का निर्माण हो गया, फिर ब्लॉकेज बन गया, फिर दूसरी बार जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ बिकॉज ऑफ द फोर्स जो कि मैग्मा को फोर्स कर रहा है बाहर आने के लिए, अर्थ सरफेस पर आने के लिए। दूसरी बार जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो मान लेते हैं कि डस्ट की लेयर जो है उसका जमाव हो गया। आई थिंक ऐश और डस्ट में आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं फिर दोबारा से ब्लॉकेज बन गया और तीसरी बार जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तब इसमें क्या है, अलग पायरोप्लास्टिक मटेरियल जैसे कि स्कोरिया, ब्रेशिया, उनका उद्गार हुआ जिसकी वजह से उनका लेयर जो है वो टेफ्रा लेयर्स बन गई
और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो है पैरासाइटिक कोन्स का निर्माण भी हो सकता है। पैरासाइटिक कोन हमने देख लिया था। सेकेंडरी कोन्स किसे कहा जाता है? जैसे क्या है कि पूरे के पूरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद में कोनिकल माउंटेन का निर्माण हो गया है। इस कोनिकल माउंटेन पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्रैक्स का डेवलपमेंट हो गया है, मतलब क्रैक्स मिल गया है, तो मैग्मा इस क्रैक से भी बाहर आने की कोशिश करता है। तो इस वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर ही क्या है कि छोटे छोटे कोन्स का, छोटे छोटे कोनिकल माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है, जिन्हें कि पैरासाइटिक कोन्स या फिर सेकेंडरी कोन्स के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप इस इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ऐश क्लाउड बन रहे हैं। यहाँ पर ऐश क्लाउड क्यों नहीं दिखाए गए हैं? क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था वो काफी एफ्यूसिव टाइप था, काफी शांत प्रकार का था, क्योंकि जो लावा था वो थिन था। बट यहाँ पर जो लावा है वो काफी गाढ़ा है, ब्लॉकेज का निर्माण भी हो रहा है, और उस ब्लॉकेज को तोड़ करके लावा जो है, जो मैग्मा है, वो बाहर आता है। इस वजह से काफी एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होता है, और इस वजह से क्या है कि पूरे के पूरे वायुमंडल में क्लाइमेट चेंज होती है, ऐश क्लाउड्स वगैरह बन जाते हैं। क्या है कि जो SO2 है, CO2 है, ये गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एसिड रेन का कारण बनती है। वाटर वेपर्स, हमने देखा था कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो गैसेस होती है उसमें 70 to 80% वोल्केनिक इरप्शन में वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स की वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो क्या है, उनका कंडेंसेशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है, एक आइडियल सिचुएशन में कम होता जाता है। ठीक है, कम होता जाता है। इस वजह से क्या है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और वो ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाती है, और इस वजह से क्या है कि रेनफॉल होती है। अब उस रेनफॉल के साथ वो सारी की सारी ऐश, वो सारी की सारी डस्ट जो कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में आ गई है, वो आपकी नीचे धरातल पर आती है, और उसे ही क्या है कि ये स्किन के लिए बहुत हानिकारक होती है, और इसे ही एसिड रेन, अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। आई होप जो भी कंपोजिट वोल्केनो एंड शील्ड वोल्केनो है वो आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए थर्ड टाइप पर आते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन वोल्केनो क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। देखिए, जब क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही छोटे से समय के लिए वोल्केनिक इरप्शन होता है, उस वजह से क्या है कि एटमॉस्फेयर में ऐश डस्ट जो है वो चली जाती है। धीरे धीरे वो ऐश और डस्ट एटमॉस्फेयर के संपर्क की वजह से ठंडी होती है और वो नीचे गिरती है। ठीक है, वो उसमें वो लावा भी होता है, वो सारे के सारे पायरोप्लास्टिक मटेरियल भी होते हैं तो वो जब नीचे आते हैं तो क्या है कि कोनिकल शेप में माउंटेन का निर्माण कर देते हैं, जैसे आपको इसमें दिखा रखा है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि स्मॉल, मतलब एक वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ वो काफी थोड़े से समय के लिए हुआ, ज्यादा समय के लिए नहीं हुआ। उस वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में जो भी ऐश क्लाउड्स थे वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर में चले गए। जब वो नीचे धरातल पर आए तो उस वजह से क्या है कि एक कोनिकल माउंटेन का निर्माण हो गया, तो काफी स्टीप साइडेड होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो काफी जो ढाल होगा वो काफी तीव्र ढाल होगा, जेंटल स्लोप नहीं होगा, जैसा कि शील्ड वोल्केनो में हमने देखा था। ठीक है, ये क्या है, काफी लूज मटेरियल से बनते हैं, यानी कि जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर आया है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम वो काफी लूज होता है। ओके, यहाँ पर क्या है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यहाँ पर एक क्रेटर का निर्माण होता है। क्रेटर की हमने स्टडी कर ली थी। जैसे क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब सरफेस के ऊपर एक गोलाकार आकृति बन जाती है। जैसे जैसे वोल्केनिक, तो इसे क्रेटर बोला जाता है। जैसे जैसे क्या है कि एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आ गए हैं, बार बार से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, या फिर पहला वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ था वो काफी एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ हुआ था, काफी विस्फोटक था, उस वजह से क्रेटर जो है वो और अधिक विस्तृत हो जाता है, जो कि काल्डेरा का रूप ग्रहण कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काफी जो ये वोल्केनिक इरप्शन होता है काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, काफी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ होता है। ठीक है, इस वोल्केनिक इरप्शन में ये नहीं है कि जो लावा है उसका जमाव सिर्फ उसी एशेस से, उसी लावा से हो रहा हो जो कि बाहर आया है, अंदर से यानी कि इंटरनल पार्ट से भी क्या है कि जो लावा है वो निरंतर बाहर निकलता रहता है, जिस वजह से ऐसे कोनिकल माउंटेन का निर्माण हो जाता है। अब क्या है, हम इसका जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं, जो कि पेरिकुटीन है, जो कि मैक्सिको में है। जो पेरिकुटीन है वो एक सिंडर कोन वोल्केनो का एग्जाम्पल है, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो साइंटिस्ट ने इसका मतलब पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को देखा है, इस सिंडर कोन वोल्केनो को, जो कि मैक्सिको में है।
मतलब फ्रॉम द ओरिजिन टू द डोरमेंसी, सारी की सारी इसकी जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है उसको नोट किया है। उसके बाद में देखिए आता है आपका फोर्थ टाइप, दैट इज लावा डोम वोल्केनो। लावा डोम वोल्केनो क्या है, कुछ ना कुछ रिलेट करता है आपका कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो से। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है कि हमने देख लिया था कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो में जो विस्कोसिटी थी वो ज्यादा थी इन द कंपैरिजन ऑफ द शील्ड वोल्केनो। यहाँ पर लावा बहुत पतला था, बहुत दूरी तक बह गया था, जिस वजह से शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो का निर्माण हो गया था। यहाँ पर कंपोजिट वोल्केनो में जो लावा था वो काफी विस्कस था, गाढ़ा था, जिस वजह से वो उसी जगह पर जमा हो गया जहां पर की वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस वजह से कोनिकल शेप में माउंटेन का निर्माण हो गया, क्योंकि वो ज्यादा बह नहीं पाया क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा थी। इसी तरीके से सेंटर कोन वोल्केनो हमने देख लिया है। उसके बाद में आता है लावा डोम वोल्केनो। वहां लिखा हुआ है लावा डोम वोल्केनो क्या है कि बहुत ज्यादा विस्कस होता है। जब लावा बहुत ज्यादा विस्कस होता है, मतलब कंपोजिट वोल्केनो से भी ज्यादा विस्कस, मतलब उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो क्या है उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो जब ऐसी स्थिति में मतलब लावा जब इस तरीके का होता है तो लावा बहने की बजाय क्या है कि उस जगह पर ही जमा हो जाता है जहां पर की वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं कि मतलब जो मैग्मा है वो इस तरीके से बाहर आ रहा है, बट लावा क्या है कि कहीं पर बह नहीं रहा है, उसी जगह पर एक डोम शेप में इकट्ठा हो गया है। तो ऐसी शेप में जब लावा इकट्ठा हो जाता है तब इसे लावा डोम वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। देखिए जो यहाँ पर सरफेस बन रहा है, ऊपर सरफेस बन रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा गोलाकार आकृति में बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल तरीके से मतलब प्लेन बनेगा, ऐसा नहीं बनता है। रफ सरफेस बनता है और सिलिका की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है कि जैसे बार बार से वोल्केनिक इरप्शन होते हैं ना, तो इस वजह से क्या है कि रफ सरफेस या फिर रब्ड सरफेस का निर्माण होता है। जब कुछ ऐसे भाग होते हैं जो कि इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं, नुकीले भाग में सुई की तरह इस तरीके से बाहर निकले हुए होते हैं, उन्हें स्पाइन्स बोला जाता है। आपके मतलब एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि स्पाइन्स जो है वो कौन से वोल्केनो से रिलेट करता है, तो आप बता सकते हैं कि लावा डोम वोल्केनो में जिस डोम का निर्माण वेंट के पास में ही या फिर क्रेटर के पास में ही हो जाता है, वो पूरी तरह से मतलब एक प्लेन सरफेस का निर्माण नहीं करता है, वो काफी रफ और रबड़ सरफेस का निर्माण करता है, जिसमें कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि नुकीले आकार में बाहर निकले हुए होते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे होती हैं चीजें। तो ये क्या है कि रॉक्स का कुछ भाग क्या है कि बाहर निकला हुआ होता है, उन्हें क्या है कि स्पाइन्स बोला जाता है। ओके, इस तरीके से क्या है कि सेडिमेंट्स का जमाव, जैसे कि ब्रेशियस स्कोरिया है, उसका जमाव इस लावा डोम वोल्केनो के दोनों तरफ हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जो अलास्का में नोआ रप्ता जो है वो लावा डोम वोल्केनो का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, आगे देखिए काल्डेरा। काल्डेरा क्या है कि कुछ अलग ही टाइप का वोल्केनो है ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड। हमने स्ट्रक्चर में देखा कि कहीं पर तो शील्ड वोल्केनो का निर्माण हो रहा था, कहीं तो क्या है कि उसकी शील्ड टाइप स्ट्रक्चर बन रही थी, कहीं पर क्या है कि उसकी कोनिकल टाइप स्ट्रक्चर बन रही थी, कहीं पर उसका सिंडर कोन वोल्केनो के रूप में निर्माण हो रहा था। मतलब किसी न किसी प्रकार के डिपोजिशन की वजह से जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर हमने देख लिया था कि डोम शेप में वोल्केनो का निर्माण हुआ था, बट जो काल्डेरा वोल्केनो है उसमें किसी माउंटेन का निर्माण नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिए, काल्डेरा वर्ड को रिलेट कीजिए हमारे प्रीवियस क्लास से, जहां पर क्या है कि हमने क्रेटर एंड काल्डेरा जो कि मेजर पार्ट्स होते हैं वोल्केनो के वो स्टडी किए थे। मैंने आपको बताया था कि अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है कि एक वेंट है, उसके अंदर से वोल्केनिक इरप्शन हुआ। वोल्केनिक इरप्शन के बाद में वहां पर क्या है कि एक गोलाकार आकृति में गड्ढा बन गया, और जैसे जैसे क्या है कि अधिक मात्रा में वोल्केनिक इरप्शन होते रहे या फिर क्या है कि बहुत एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हुए, तो वो जो छोटा सा गड्ढा था उसने बहुत बड़े डिप्रेशन का, बहुत बड़े गड्ढे का रूप ग्रहण कर लिया। उसे ही क्या है कि काल्डेरा बोला गया था। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि काल्डेरा का निर्माण मैसिव इरप्शन से हो सकता है, एक्सप्लोसिव इरप्शन से हो सकता है। ठीक है, क्रेटर काल्डेरा का रूप ग्रहण कर सकता है समय के साथ। बट एक पॉइंट ये भी होता है कि जो काल्डेरा है उसका निर्माण कोलैप्स ऑफ वोल्केनिक समिट से भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि निरंतर वोल्केनिक इरप्शन की घटना हो रही थी, अब क्या है कि इस मैग्मा चैम्बर के अंदर जो मैग्मा है वही समाप्त हो गया। अब मैग्मा चैम्बर के अंदर मैग्मा समाप्त हो गया है,
और यहाँ पर जैसे कि रूफ थी, तो उस रूफ को कोई सपोर्ट जो नीचे है वो तो खत्म हो गया है, तो इस वजह से वो जो रूफ है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। यहाँ पर इस वजह से बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है, बेसिन का निर्माण हो जाता है, जिसे कि काल्डेरा बोला जाता है। इस गड्ढे के अंदर क्या है कि कभी कभी जल भी भर जाता है, और इस जल के भरने से काल्डेरा लेक का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यूएसए में जो येलोस्टोन लेक है वो काल्डेरा लेक का ही एग्जाम्पल है, बट उसे क्या है कि पार्शियली काल्डेरा लेक बोला जाता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से निर्माण जो है वो काल्डेरा से नहीं हुआ है, उसका निर्माण कुछ भाग जो है वो उसका ग्लेशियर से भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नेट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो येलोस्टोन है, जो येलोस्टोन लेक है वो पार्शियली काल्डेरा है या पूरी तरीके से काल्डेरा लेक का एग्जाम्पल है, तो पूरे तरीके से काल्डेरा लेक का एग्जाम्पल नहीं है, वो पार्शियली काल्डेरा लेक का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका कुछ भाग तो काल्डेरा से बना हुआ है, बट उसका कुछ भाग जो है वो ग्लेशियर से भी निर्मित है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखिए, काल्डेरा मतलब क्रेटर लाइक हो गया है। क्रेटर क्या है कि इसका जो ओरिजिन है मेन वो तो क्रेटर ही है, पहले क्रेटर बनते हैं, उसके बाद में क्या है कि जब सुपर वोल्केनो आते हैं, मतलब निरंतर वोल्केनिक इरप्शन होते रहे, या फिर इतना ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ कि जो नीचे मैग्मा चैम्बर के अंदर मैग्मा था वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया, मतलब कंप्लीटली एम्प्टी हो गया, पूरी तरीके से खाली हो गया। तो जो ऊपर मतलब यहाँ पर क्या है कि उसका सपोर्ट ही खत्म हो गया, तो वो जो रूफ है वो नीचे गिर जाती है, इस वजह से क्या है कि एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और उस गड्ढे में जल वगैरह जो है वो भर सकता है, जो कि काल्डेरा लेक को मतलब उत्पन्न करते हैं। तो माउंटेन्स का निर्माण इसके अंदर नहीं हुआ है, इसके अंदर एक बेसिन शेप में निर्माण हुआ है, या फिर क्या है कि इसके अंदर एक होलो, एक गड्ढा, एक डिप्रेशन बना है। तो यही काल्डेरा वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। तो अब हमने देख लिया, स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 5 प्रकार के वोल्केनो डिस्कस कर लिए हैं। चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो जो कि थिन लावा से बनता है, थिन लावा जो कि बहुत अधिक लंबी दूरी तक प्रवाहित हो सकता है, ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से जो स्लोप बनेगा वो जेंटल बनेगा, जो कि 2 से 3 डिग्री तक का होगा। या ये वोल्केनिक इरप्शन कब होंगे, जब जहां पर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी, मींस प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से या तो दूर जा रही होगी, या फिर हॉटस्पॉट की वजह से, जैसे कि हवाई आइलैंड में हम देखते हैं, उन जगह पर क्या है कि आपको शील्ड वोल्केनो देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर जो कंपोजिट वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो जब प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है, ओशियनिक प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है, सबडक्शन के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच रही है जहां पर टेम्परेचर इतना अधिक है कि वो अपने आप को सॉलिड स्टेट में नहीं रख सकती है। इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में नहीं रख पाएगी, तो मतलब वो मेल्ट हो जाएगी, और वहां पर बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लावा है वो गाढ़ा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि माउंट फ्यूजी है जापान में, माउंट हेलेंस यूएसए में, उसका एग्जाम्पल हम अच्छे से कंपोजिट वोल्केनो में डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए सिंडर कोन वोल्केनो। सिंडर कोन वोल्केनो में क्या है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े से समय के लिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ, वायुमंडल में ऐश, डस्ट, क्लाउड्स बन गए, बहुत सारे और मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो एटमॉस्फेयर में आ गए, धीरे धीरे वो ठंडे हुए, और उन्होंने जमीन पर आकर के क्या है कि किसी कोनिकल शेप में माउंटेन का निर्माण कर दिया, जिसके जो स्लोप थे वो काफी स्टीप थे। ये लेयर्स का जमा हुआ इन्हें टेफ्रा लेयर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो डिपोजिशन हो रहा है वो सिर्फ उसी पदार्थ से नहीं हो रहा है जो कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम बाहर आया है, अंदर से इंटरनल पार्ट से लावा भी क्या है कि उसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमने एग्जाम्पल देख लिया था जो कि पेरिकोटिन है मैक्सिको में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका सिंडर कोन वोल्केनो का एग्जाम्पल है। उसके बाद में देखिए लावा डोम वोल्केनो है। लावा डोम वोल्केनो में जब लावा बहुत ज्यादा विस्कस होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो वो बहता नहीं है, वो उसी जगह पर जहां से ज्वालामुखी उद्गार हुआ है उसी जगह पर वो जमा हो जाता है। बहुत ही स्लो ग्रोथ और ग्रेजुअल ग्रोथ होती है इसकी, बार बार से लावा इरप्ट होता रहता है। उस वजह से क्या है कि जो सरफेस है वो पूरी तरीके से प्लेन नहीं होता है, वो काफी रफ एंड रग्ड सरफेस का निर्माण होता है, जहां पर कुछ भाग जो ऐसे निकले हुए होते हैं उसे स्पाइन्स बोला जाता है। यहाँ पे ब्रेशिया वगैरह जो एलिमेंट्स हैं निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम, वो यहीं पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अलास्का में जो नोवा रप्ता माउंटेन्स हैं वो एक लावा डोम वोल्केनो का एग्जाम्पल है। काल्डेरा में क्या है कि किसी प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ है, उसमें तो मैग्मा चैम्बर में से मैग्मा पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो जो नीचे से सपोर्ट मिल रहा था उस रूफ को वो खत्म हो गया, इस वजह से वो रूफ ही नीचे गिर गई।
या फिर एक मैसिव इरप्शन हुआ था, एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से क्रेटर ने काल्डेरा का रूप ग्रहण कर लिया, एक बहुत बड़े गड्ढे का रूप ग्रहण कर लिया। मतलब हुई तो संरचना ही है किसी न किसी प्रकार की, चाहे फिर गड्ढे की हुई हो चाहे फिर माउंटेन की हुई हो, ठीक है। तो जब एक गड्ढे की संरचना होती है तो उसे काल्डेरा वोल्केनो में डाल दिया जाता है, ठीक है। काल्डेरा वोल्केनो में मतलब काल्डेरा में जब जल भर जाता है तो वो काल्डेरा लेक का एग्जाम्पल, मतलब काल्डेरा लेक का रूप ग्रहण कर लेता है। इसमें हम येलोस्टोन लेक जो कि यूएसए में है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन स्टाइल, मींस ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, उसके बेस पर कितने भागों में ज्वालामुखी को विभाजित किया गया है। थैंक यू। और आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हैं तो आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऑन माय यूट्यूब चैनल @jiosavita। थैंक यू।